मकाब्र कहानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज पहली बार मैं अपने फैमिली से बात कर रहा हूँ। पहली बार मैंने कभी ये नहीं कहा जी सब्सक्राइब करें फलाना करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। और उसकी वजह ये है जिसका दिल करेगा वो कर लेगा। और बाकी इसलिए बंदा सोचता है बाज़ औक़ात कि मैं रिक्वेस्ट करूँ और कोई किसी भी वजह से ना करना चाहे तो एम उसके दिल पे बोझ ना रहे, इसलिए मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन आज मैं पहली बार आपको एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ के लिए। बरसी है पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार की, संतोष कुमार। एहसास शख्सियत थे, हाईली एजुकेटेड। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आज तक नहीं आया। मास्टर्स वास्टर्स की वो हैदराबाद डेक्कन, वो डेक्कन कहा करते थे, हैदराबाद दक्कन के पढ़े हुए। और उनके बारे में फरीदू ईरानी हिंदुस्तान के टॉप के कैमरामैन थे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया के सिनेमा से वाकिफ। हिंदुस्तान के नंबर 1 फरीदू ईरानी, उन्होंने कहा था कि हर इंसानी चेहरे में कुछ एंगल्स कमजोर होते हैं और वो हमें हर अच्छा कैमरामैन देखता है कि इसको इस एंगल से नहीं एक्सपोज करना, यहां से ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। और फरीदू ईरानी साहब की ये बात, पता नहीं बिना का गीत माला वगैरह होता था, ये श्रीलंका का ये पता नहीं क्या एक होता था बहुत मशहूर, वो रेडियो के दिनों की बात कर रहा हूं। मैं स्कूल गोइंग बच्चा था या कॉलेज भी होऊंगा शायद। तो उन्होंने कहा सवाए पाकिस्तान के संतोष कुमार, जहां मर्जी कैमरा रख दो, उस आदमी से हसीन चेहरा ना हॉलीवुड में है, ना हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, ना पाकिस्तान में। ठीक है, मेरे वो बड़े भाइयों की तरह थे, बहुत प्यार था, पूरा खानदानी हसीन तरीन लोगों पे मुश्तमिल। उनकी अहलिया थी सबिया भाभी, अल्लाह बख्शे दोनों को जन्नत नसीब करे। और उनके भाई थे दर्पण, वेरी हैंडसम अगेन। अच्छा, उनकी अहलिया थी नैयर भाभी। ये खानदान ही। सबसे छोटे मंसूर, मेरा वो बहुत लड़कपन का दोस्त, सबसे छोटा एस सलमान, पाकिस्तान के टॉप के डायरेक्टर। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को 1947 के बाद हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले पे लाके खड़ा किया। ये हमारे मुस्लिम, बाद में तो फिर कैसा कैसा बंदर बिजू आया और बेड़ा ही गर्क कर दिया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का। और ये सिर्फ फिल्म नहीं है, इसमें लाखों खानदान, हजारों नहीं लाखों। पाकिस्तान में अब सिनेमा ही खत्म हो गया, जो कि फिल्म इंडस्ट्री कोई नहीं। तो आप अंदाजा लगाएं, एक्स्ट्राज ही हजारों खानदान पालते थे जो मूवीज में काम करते थे। मैं इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूं। पाकिस्तान में इतने सिनेमास थे, गिने नहीं जाते। मेरे बचपन में लायलपुर में इतने सिनेमास थे। कुछ ने स्पेशलाइज किया हुआ था हॉलीवुड की मूवीज, ये वो सारा, मेजॉरिटी में पाकिस्तानी मूवीज। लाखों घरानों का रिस्क वो मनहूस खा गए जिन्होंने पाकिस्तान की जबरदस्त फिल्म इंडस्ट्री को डुबोया और बर्बाद किया। संतोष भाई की है बरसी, मेरे वो बड़े भाइयों की तरह थे। मेरी अपील है आपसे, आप आगे भी कहें, ये उनके बारे में जानना, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री मरहूमा को खराज तहसीन देना और उनको ये उनके लिए दुआ भी करें और उनको याद भी करें। पाकिस्तान का अजीम तरीन शख्स, हाईली एजुकेटेड, 1 मुस्लिम टाउन उनका घर हुआ होता था, और बेशुमार लोग जरूरतमंद, हर तरह के बंदे, और इतने मेहरबान, इतने हाईली क्वालिफाइड। तो मैं इसलिए अपील कर रहा हूं कि आज के तो हमारे यहाँ मुंह उठा के कह देते हैं, ये टके टोकरी नीम खानदा से नहीं, ये बैठे होते, ये फलाना हार्ट थ्रॉब है, फलाना सुपरस्टार है, फलाना। तो तुम्हें क्या पता हार्ट थ्रॉब क्या होता है, सुपरस्टार? वो कभी ओवर एक्ट नहीं किया होगा।
ان کے بارے میں نے ایک ہوتا تھا فلم فیئر انڈیا کا میگزین، اس میں تھا کہ پاکستان سپر سٹار سنتوش کمار ڈزنٹ ایکٹ، ہی اونلی بیہیوز اکارڈنگ ٹو دا رول. یعنی اداکاری یہ کلاس تھی. تو ان کی برسی ہے، تو اس پہ اسپیشل پروگرام میں نے اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کی کہ کرو. اس پہ ہمارے فلم کے بھی جو بہت منجے ہوئے لوگ ہیں، مصطفیٰ قریشی صاحب جیسے، ان کی ہم نے اوپینین لی ہے. ان کے بارے میں رائے کیا ہو سکتی ہے دوسری رائے؟ وہ پاکستان کے محسن میں سے تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری کو ایسا کھڑا کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ. وہ آپ دیکھیں. سید موسیٰ رضا المعروف سنتوش کمار 25 دسمبر 1925 کو برطانوی عہد کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اردو بولنے والے گھرانے سے تھا. سنتوش کمار نے عثمانیہ یونیورسٹی نظام کالج حیدرآباد سے گریجویشن کی. اسی دور میں ان کے بھائی درپن بھی ایک مشہور فلمی اداکار تھے، جبکہ ان کے دوسرے بھائی ایس سلیمان فلم ہدایت کار تھے. میرا پورا بچپن ان کے گھر آتے جاتے گزرا. میرے والد والدہ کی ان سے بہت دوستی تھی، بلکہ ان کے والد سے بھی اور ان کی والدہ سے بھی ان کی دوستی تھی، کیونکہ میرے والد تو بہت بڑے تھے ان سے، مگر وہ اپنے بیٹے کی طرح ان کو مانتے تھے، اور ساری زندگی سنتوش بھائی نے ان کو بہت عزت اور بہت محبت دی. ان کا گھر ایک ایسا گھر تھا جہاں ہمیشہ رونق رہتی تھی، اور میری فیوریٹ جگہ تھی ان کے گھر جانا، کیونکہ ہر ہفتے یا ہر مہینے ان کے ہاں یا کوئی ویڈنگ اینیورسری یا کسی بچے کی سالگرہ ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ میں بچی تھی، سب سے چھوٹی تھی گھر میں، تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے میرے والدین، اور میں اور میرا بھائی بہت انجوائے کرتے تھے ان کے گھر جانا. یہ سارے کمال کے لوگ تھے. ایک تو خاص طور پہ اللہ کا کرم تھا کہ سب حسین تھے. ان کی بہنیں میرے ساتھ اسکول میں تھیں، جیزس اینڈ میری میں، وہ بھی بہت خوبصورت تھیں. یہ سب بھائی حسین تھے، اور کمال کا ان کا سینس آف ہیومر تھا. ان کی باتیں، کیونکہ میں پاس بیٹھی ہوتی تھی اور یہ ہنس رہے ہوتے تھے سب، اور بہت ہی اچھے اور خاندانی لوگ تھے. اور میں ابھی بھی وہ گھر میرے دماغ میں پوری طرح موجود ہے، جہاں ہم جاتے تھے، جہاں ہم بیٹھتے تھے، کس طرح کی ارینجمنٹ ہوتی تھی. بہت ہی اچھی یادیں وابستہ ہیں سنتوش بھائی کے ساتھ. اللہ ان کو جنت میں بہت اچھی جگہ دے، آمین. دنیا میں بہت حسین انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن سنتوش کمار کی جو وجاہت اور جو ان کا حسن ہے مردانہ، سبحان اللہ. بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم نے ارشاد کیا ہے کہ انا خلقنا الانسان من احسن تقویم، انسان کو ہم نے خوبصورت، احسن، نہایت حسین اس میں ہم نے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے. تو جتنے انسان ایسے ہیں ان میں سنتوش کمار کا شمار ہوتا ہے. اب یہ میری ایک بدنصیبی ہے، ایک خوش نصیبی ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ جب وہ عروج پر تھے اور ماشاءاللہ ہیرو تھے اور بڑی کامیاب ترین فلمیں وہ ان کی ہوتی تھی، تو میں انڈسٹری میں نہیں تھا، میری ان کے ساتھ کوئی فلم نہیں ہے. لیکن جب میں فلم میں آیا، سبیہ بھابھی البتہ پھر فلموں میں کام کرتی تھی، اولڈ کیریکٹرز کرتی تھی، ان کے ساتھ پھر میری کئی فلمیں ہیں. اور پھر سنتوش صاحب کے ساتھ میری دوستی میں کیا کہوں، میری برخورداری رہی ہے. بلکہ جب میری شادی ہوئی تھی اور ولیمہ میں نے لاہور میں کیا تھا،
تو سنتو صاحب اور سبیہ بھابھی یہ سب اس ولیمے میں میرے گھر پر بھی آئے تھے. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. سنتو صاحب کو میں نے جو دیکھا، میں رات کو نائٹ شوٹنگ کر کے جاتا تھا مسلم ٹاؤن میں، وہاں گھر پہ ان کے ساتھ میں محفل بھی کرتا تھا. ان کی جو وہ بولتے تھے نا، ان میں ہیومر ہوتا تھا، بڑا خوبصورت بولتے تھے. اور دیکھیں، ایک تو بر صغیر کا بڑا ہیرو دلیپ کمار، اور سنتوش کمار بھی بر صغیر کا بڑا ہیرو گزرا ہے. ایک طرف موسیٰ رضا تو ایک طرف یوسف. دلیپ کمار کا نام یوسف تھا. تو میں بلکہ سنتوش صاحب کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ تو یوسف ثانی تھے، اور نہایت با اخلاق، محبت کرنے والے، بہت کچھ تھے. جب میں انڈسٹری میں آیا تو وہ تقریباً انڈسٹری چھوڑ چکے تھے، لیکن ملاقاتیں رہتی تھی، تعلق رہتا تھا. بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ 2 بیویوں کو اپنے ساتھ ایک ہی گھر میں رکھا، اور بڑے امن، بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزرتی تھی ان کی. تو آج ان کی برسی ہو رہی ہے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، ان کے درجات بلند کرے. اور پاکستان میں ایک رومانٹک ہیرو خاص طور پر سنتوش صاحب اور پھر وحید مراد، یہ رومانٹک ہیرو میں ٹاپ کے، بر صغیر کے ٹاپ کے ہیرو گزرے ہیں. اور یہ فیملی ساری، سنتوش صاحب، درپن صاحب، سلیمان جو ڈائریکٹر تھے، یہ سب ساری فیملی دنیا میں آج نہیں ہے. ایک بھائی ان کا ہے منصور، وہ بھی کچھ میں نے سنا ہے کہ مولوی ہو گیا ہے. اس میں مذہبی تبلیغی جماعت میں زیادہ وہ ہوتا ہے. تو میں ان کے لیے بس دعا گو ہوں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریق رحمت کرے. سنتوش بھائی کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پائنیئر ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے، اور پہلے سپر اسٹار سبیہ بھابھی اور سنتوش صاحب، یہ پہلا کپل ہے جو سپر اسٹار ہوئے ہیں پاکستان کے، اور کئی سالوں سے، اور بے شمار صاف ستھری فیملی اورینٹڈ فلمیں دی ہیں. اور تعلق ہے بہت ہی نیچرل انداز کی ان کی پرفارمنس تھی. اور آبویسلی بچپن میں بھی میں نے ان کی بہت فلمیں دیکھی، اور میں کوئی فلم چھوڑتا نہیں تھا ان کی. بہت گریسفل پرسنالٹی تھی ان کی، بہت خوبصورت انسان، اور بہت ہی سافٹ انسان تھے وہ. کیونکہ جب میں آیا انڈسٹری میں تو وہ انڈسٹری چھوڑ چکے تھے، کام نہیں کرتے تھے. لیکن کچھ ملاقاتیں میری ان کے ساتھ ہوئی ہیں. ایک آدھ دفعہ میں ان کے گھر بھی گیا تھا، اور کبھی کہیں اور ملاقات ہو گئی اس طرح سے. لیکن بہت ہی سافٹ نیچر کے تھے وہ، بہت بڑے آرٹسٹ تھے. اور ان کی فیملی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو بلڈ کرنے میں. سنتوش صاحب ہیں، سبیہ بھابھی ہیں، درپن صاحب ہیں، نیئر بھابھی ہیں، سلیمان صاحب ہیں، زرین بھابھی ہیں. ان سب لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی شناخت ہیں یہ لوگ. اور آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ان کی فلمیں لگتی تھیں تو خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد وہ انتظار میں ہوتے تھے کہ بھائی سبیہ سنتوش سے فلم آ رہی وہ دیکھنی ہم نے چل کے، کیونکہ بہت فیملی اورینٹیڈ اور بڑی صاف ستھری فلمیں ہوتی تھیں. تو بہت اچھا کام کیا ان لوگوں نے، بہت اچھا کام کیا. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی خدمات کو، اور میں ہمیشہ سے ان کے لیے دعا گو ہوں اپنی نماز میں، پوری فیملی کے لیے، اور بہت سارے لوگ ان کے مغفرت کے لیے میں دعا کرتا ہوں.
तो बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे। संतोष कुमार की पहली शादी जमीला बेगम से हुई। उसके बाद उन्होंने अदाकारा सबिया खानम से दूसरी शादी कर ली। संतोष कुमार को निगार अवार्ड्स की तारीख में बेहतरीन अदाकार का पहला निगार अवार्ड फिल्म वादा में पेश किया गया। उन्हें 1962-63 के लिए बेहतरीन अदाकार निगार अवार्ड भी मिला। बाद अज वफात 2010 में सदर पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा। संतोष कुमार का इंतकाल 11 जून 1982 में हुआ। जनाब सैयद मूसा रज़ा, ये नाम है उस शख्सियत का जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में संतोष कुमार के नाम से अपना मुकाम बनाया और सुपरस्टार बन गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। अलीगढ़ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, पढ़े लिखे इंसान थे। उनकी एक्टिंग में, उनके लहजे में तहजीब झलकती थी। एथिक्स उनकी बैठने उठने में थे। ऐसे शख्सियत थे जिनको फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्यार किया और उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार किया। ये फैमिली, जिनमें इनके छोटे भाई जनाब इशरत अब्बास दर्पण साहब के नाम से, वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल किया। जनाब एस सुलेमान साहब, मेरे मेंटोर, मेरा सब कुछ। उन्होंने एक्टर नहीं बनना चाहा, डायरेक्टर बने और डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा मुकाम फिल्म इंडस्ट्री में हासिल किया। संतोष भाई ने मैडम सबिया खानम से, जो हमारी भाभी हैं, उनसे शादी की। ये एक रोमांटिक जोड़ी थी फिल्मों में। दर्पण साहब ने मैडम ने ये सुल्ताना से शादी की। उनका भी बहुत बड़ा मुकाम था, एक्टिंग में बहुत बड़ी हीरोइन थी। उस्ताद साहब ने मैडम जनी से शादी की। इस फैमिली ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सही मुकाम दिया। ये जोड़ियां जिन्होंने हिंदुस्तान के मुकाबले पे फिल्म बनाई। अगर हिंदुस्तान में दिलीप कुमार का नाम लिया जाता था, राज कपूर साहब का नाम लिया जाता था, देवानंद साहब का नाम लिया जाता, तो पाकिस्तान में संतोष कुमार, दर्पण साहब और एस सुलेमान साहब का नाम लिया जाता था। ये इक्वली ये उनके बराबर काम कर रहे थे और बेहतरीन फिल्में दे रहे थे। संतोष भाई ने रोमांटिक फिल्म्स बहुत की। रोमांटिक जोड़ी थी इनकी मैडम सबिया खानम के साथ और मैडम मुसरत नज़ीर के साथ, मैडम शीमारा के साथ भी बहुत। लेकिन रोमांटिक फिल्मों के साथ साथ उन्होंने एक्शन फिल्में की, तलवारबाजी वाली। उनकी एक फिल्म का डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, सरफरोश फिल्म का, कि नमाज मेरा फर्ज है, चोरी मेरा पेशा है। उस जमाने में गली गली में ये जो मुकालमा था ये गूंजता था। संतोष भाई बड़ी ही बावकार और बड़े ही मिलनसार, मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मुझे याद है जब वो स्टूडियोज में आते थे तो हर चीज़ उनके साथ होती थी, उनकी ज़रूरियात की। लेकिन एक ज़रूरत उनकी मुट्ठी में होती थी, वो थी एक डिबिया जिसमें पान होते थे। वो पान चबाते हुए बहुत खूबसूरत लगते थे। और जब हमने आके कहा कि सर मेरी शॉट रेडी है, अच्छा मौलवी साहब, अच्छा मुलाना, फिर मौलवी साहब ने मुलाना, अच्छा मुलाना। बाथरूम में जाते थे, ब्रश रखा होता था उन्होंने, वो पान वाली पीक फेंकते थे, दांत साफ करते थे
اور پھر سیٹ پہ آتے تھے. یوں انہوں نے جس وقار کے ساتھ کام کیا، اور اس وقار نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بہت مقام دیا. آج ان کو بچھڑے کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کی پرچھائیاں آج بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں نظر آتی. کبھی اسٹوڈیو چلے جائیں، وہ اسٹوڈیو چلے جائیں تو بیٹھے دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ جیسے بھی آتے تھے لوگ، جو ان کے ٹیکنیشینز دوست تھے، کیمرہ مین تھے، ریکارڈسٹ تھے، ایکٹر تھے، سب آ جاتے تھے. کرسیاں بچ جاتی تھیں بیچ میں. سنتوش بھائی جس طرح کلام کرتے تھے، جس طرح بات کرتے تھے، وہ صحیح معنی میں جو سنتے ہیں نا کہ پھول جھڑتے تھے. تو آج ان کے حوالے سے جو پروگرام کیا جا رہا ہے، میں اس قابل تو نہیں ان کے لیے کچھ بولوں، لیکن مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، اس فیملی کے لیے بات کر رہا ہوں جو میری استاد فیملی ہے، جس کی وجہ سے آج میں جو کچھ بھی ہوں آج ہوں. تو سنتوش بھائی کے لیے بہت دعائیں ہیں. اللہ ان کے درجات اور بلند کرے. وہ فلم انڈسٹری کا مان تھے، عزت تھے، اور آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو باعزت فیل کرنے لگے. سنتوش صاحب میرے دوست بھی تھے، میں ان کو جانتا تھا. انڈسٹری میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نفیس، تہذیب، تمیز، بات کرنے میں ایک رچاؤ. سارے بھائی ایسے تھے، بہت اچھا خاندان. اور میں نے شاید ان کی کوئی فلم بھی ایسی ہو جو میں نے نہ دیکھی. 3-4 فلمیں تو میں نے ان کے ساتھ ہی دیکھی بیٹھ کے. ان کی بیگم صفیہ خانم سے بھی میری بہت اچھی جان پہچان تھی. وہ امریکہ میں تھیں جب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا. اور وہ ایک نام ایسا ہے کہ اس طرح کے نام انڈسٹری میں نہیں آتے. انہوں نے بادشاہت کی ہے انڈسٹری کے اوپر. اتنے برس گزر گئے اور گزر ہوئے، مگر آج بھی ان کا نام لوگوں کے دلوں میں بڑی محبت، بڑی پیار اور بڑی تہذیب کے ساتھ آتا ہے. کاش ہماری انڈسٹری میں اب بھی ایسے لوگ آ جائیں جو سنتوش صاحب کی طرح. میں اور کہہ سکتا ہوں، منصور کو بھی جانتا ہوں میں. اور یہ کہ ایک خلا ہے جو سنتوش پیدا کر گئے، وہ پھر پورا نہیں ہوا. محمد علی آئے، وحید آئے، ندیم آئے، مگر جو مقام سنتوش کو حاصل تھا وہ یہاں کسی کو نہیں ملا. میری خواہش ہے کہ اگر ہماری انڈسٹری چلے اور ان کو سنتوش صاحب جیسے اداکار مل جائیں تو شاید یہ پنپ سکے. संतोष कुमार पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार और पहले ही रोमांटिक हीरो थे. संतोष कुमार की मशहूर फिल्मों के नाम कुछ यूं हैं: आंसू, इंतजार, किस्मत, सरफरोश, इश्क़े लैला, वादा, दरबार, सल्तनत, घूंघट, कातिल, कनीज, 7 लाख, जानवे, हमराही, सवाल, मुखड़ा, देवर भाभी, अंजुमन. संतोष भाई की एनिवर्सरी है 11th को, और मेरी दिली दुआ है, और मैं जितने भी सुनने वाले हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, पहुँचेगी, आप उनकी मफ़रत के लिए दुआ करें. अल्लाह ताला संतोष भाई को, सविया भाभी को, दर्पण भाई को, नैर भाभी को, सुलेमान साहब को, अल्लाह ताला इसी के तोफ़ैल उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे. संतोष भाई बहुत याद आते हैं. इतने हसीन आदमी, इतने खूबसूरत आदमी शायद इस दुनिया में तो दोबारा कभी नहीं आएंगे. मेरी दुआएं उनके साथ. आज जो है वो सैयद मूसा रज़ा, जिन्हें लोग संतोष कुमार के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बात करनी है. चूँकि शायद 11 जून को वो इस
दुनिया से उम्र आदम रुखसत हुए थे। वो एक अदाकार ही नहीं था कि वो एक अदाकार, चूंकि मैं इत्तेफाक देखिए कि आज भी उनके घर के बिल्कुल मध्य मुकाबिल सड़क जो है उस पे मेरा एक छोटा सा घर है, और वो उस घर में मैं बारहा प्रोफेशनल तरीके बतौर असिस्टेंट भी, क्योंकि मैं दर्पण शाह जी के साथ सैयद इशरत रजा के साथ मैं अजमत फिल्म में अप्रेंटिस असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रहा था। तो मुझे सैयद साहब से ज़रा कुर्बत हासिल हुई, ज़्यादा कुछ थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजरा, क्योंकि भाभी सबिया से तो हमारे कोई इतने वो नहीं थे। फिर बाद में 75 में मुझे याद है मैंने अपनी फिल्म रख्म में जब उनको लिया तो फिर मेरा काफ़ी ऐसा हो रहा कि वो मोहब्बत फरमाते थे। वो लोग उन्हें सिर्फ ये समझते हैं कि वो एक अदाकार थे। वो सिर्फ अदाकार नहीं थे, वो एक पाकिस्तान का एक इंटेलेक्चुअल था। आप यकीन कीजिए कि यहाँ भी बड़ा कम देखा है। मैंने उन्हें सुना है, घंटों याद किया है मैंने उन्हें अजबर किया। वो हर मौजू पे, यहाँ बड़े शरीर में 2-3 ऐसे लोग हुए हैं जिनमें हमारे सैयद नुसरत रज़ा, संतोष कुमार साहब, और उधर बॉर्डर पार वजीर कुमार साहब, और यहाँ एक और शख्सियत थे बड़े, वो भी बड़े इंटेलेक्चुअल थे, फिल्म के ये आदमी आर्टिस्ट थे। लोग उन्हें सिर्फ गविया समझते थे, नया चंद भट्टी साहब। तो ये इंटेलेक्ट जो था वो उनकी तालीम, उनकी तरबियत और वो अलीग थे असल में बुनियादी तौर। देखिए दर्शगाहें जो हैं वो बड़े ही आला लोग जो हैं वो पैदा करती हैं। ये ग्रूमिंग जो है ये कोई ऐसे ही नहीं ग्रूम हो जाता बंदा। ऐसे लोग जो लोग वो तो हिंदुस्तान से ही अदाकारी करते हुए आए थे यहाँ। अब ये देखिए कि उनका क्योंकि मेरे मंसूर से उनके छोटे भाई से मोहब्बत थी, सैयद सुलेमान के साथ भी मैंने असिस्ट किया, मुझे मोती कहते थे। बदरी भाभी से आज तक एक रिश्ता कायम है, और बाकी तो सब लोग जो हैं जो उनके बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत करीबी थे, शायद कोई भी नहीं रहे। मैंने वो सब घर बड़े बगौर देखा, उसका जायजा लिया। तो नीचे सबिया बेगम रह रही हैं और ऊपर राहिला भाभी जो हैं वो ऊपर के पोर्शन में। आप यकीन कीजिए इतना गयूर आदमी मैंने बड़ा कम देखा है भैया। इतना सुलझा अदबी शायरी को इस तरह से बयान करने वाले, जुबानों बयान भी अब ऐसा नहीं है। अब तो लोग उर्दू भी बोलते हैं तो उससे हिंदुओं को गुमान होता है, लेकिन सैयद के मुंह से जब लफ्ज जो है वो उनकी जुबान पे आते और वो बयान फरमाते तो आप यकीन कीजिए कि ये एक इशारा ही है, मुहावरा ही है, तशबीह ही है कि लोग कहते हैं जी फूल झड़ते थे। खुदा आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आपको ये बात सुना रहा हूँ, तो मुझे यूं लग रहा है कि मुझे वो खुशबू उन फूलों की महक जो है वो अभी तक उस खुशबू की मेरे पास है। ऐसे लोग बार बार नहीं आते। बड़े नेचुरल आर्टिस्ट से यहाँ हमारे यहाँ कुछ लोग जो फिक्टिशियस परफॉर्मेंस के आदी हैं, उनका तो खैर एक अपना बयान है, लेकिन मैं भी एक मामूली सा उनके अदना सा एक राइटर डायरेक्टर हूँ। मैं समझता हूँ कि इंतहाई बारीक और अमीर काम जो है वो सैयद ने किया है। आप उनकी बागा उठा के देख लीजिए, आप उनकी इंतजार उठा के देख लीजिए, आप उनकी नायला उठा के देख लीजिए, आप उनकी शहरी बाबू उठा के देख लीजिए,
آپ کو فیل ہوگا, آپ ان کی پتن دیکھیے تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہ اداکاری کرتے ہی نہیں تھے, وہ کوشش کرتے تھے جو زندگی کے قریب تر ہے بس وہ میں لوگوں کو دکھا دوں. باتیں تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور پھر اچھوں کی باتیں, ان کی باتیں. اب منصور سے گھنٹوں ہم ان پہ بات کرتے رہے, بس پھر اسی سے دکھ کر لیں گے. تو اب تو کوئی اور ہے بھی نہیں جس سے ہم اس برسی پہ ان کی جو ہے وہ ان کی باتیں جو ہیں وہ بس یہ ہے کہ آج اس پروگرام کی توسط سے شاید میری آواز میں شاید وہ کہیں وہ درد وہ جو میرے دل میں ہے اس وقت وہ شاید آپ کو سنائی دے جائے. بہت شکریہ. संतोष कुमार के छोटे भाई मंसूर अब्बास के साथ मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में मंसूर भाई आपका घर वन मुस्लिम टाउन था ना? मुस्लिम टाउन. हम पार्टीशन से पहले यहाँ जब ये घर हमने लिया था वन मुस्लिम टाउन था. उससे पहले बड़ा घर था लेकिन क्योंकि हम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे तो सिर्फ हमारी बहन की फौत हो गई ये थी और दोनों भाई थे. तो घर अच्छा. बहुत बड़ा था और यहाँ उस ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती थी और बिल्कुल कैनाल के ऊपर था वो कम से कम एक एकड़ का घर था. फिर भी वालदा ने कहा मुझे डर लगता है यहाँ अच्छा. रात को अंधेरा हो जाता है क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल का कोई सिस्टम नहीं था. छोटी छोटी हैजेस होती थी हर घर के आगे. अच्छा. कोई उसके ऐसा चक्कर ही था कि दीवार बना ले या कुछ. तो फिर हमने वो छोटा घर लिया जो वो भी 3.5 कनाल का था, वो वन मुस्लिम टाउन. उसके बाद से फिर मेरी पैदाइश भी वहीं हुई, सारे हम बहन भाई वहीं अच्छा. पैदा हुए. अच्छा, आपके जो वालिद थे बड़े शाह जी, जी जी. तो उनकी भी कब्र यहीं है या? नहीं, वो मैं बल्कि अच्छा है कि आपने पूछ लिया, करेक्ट करना चाहूँगा. इरशाद भट्टी साहब ने आगे कोई कवरेज की तो उन्होंने यहाँ पर किसी को पता नहीं खबर का कह दिया ये उनके वालिद की कब्र है. हालांकि मेरे वालिद की कब्र जो है वो मियानी साहब में है. अच्छा. मेरे वालिद की नाना की और मेरे तायों की. सही. वहाँ भी हमारा अपना हाथा था जिसमें कुआं भी हमने बनाया हुआ था. बहुत बड़ा हाथा था लेकिन वो फिर बाद में जिस तरह होता ही है कि वो कब्जा हो गए और बिग बिग आ गई जगह. शुक्र है आपने ये करेक्शन कर दी कि आपके वालिद मरहूम की कब्र यहाँ नहीं है, मियानी साहब में है. हाँ जी. अच्छा. उनकी भी, मेरे नाना की भी और मेरे 2 तायों की भी. अच्छा, वो उधर है. अच्छा, जिस वक्त ये संतोष भाई की डेथ हुई है जी. उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? 53. 53. जी. और अर्पण भाई की उम्र थी 48, 49. अच्छा, तो क्या ये सडन डेथ थी उनकी? संतोष भाई को तो हुआ था ब्रेन हैमरेज. हाँ. और दर्पण भाई जो थे वो रात को सोए और सुबह उठे नहीं. अच्छा. हार्ट फेल हो गया. अच्छा. हमारे वैसे भी फैमिली में मैं और सुलेमान भाई जरा हाँ, क्रॉस हाँ, कर गए हैं 50. हाँ, 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 हाँ. अब- अच्छा, अब मर्दों की उम्र कम. हाँ, मेरे दादा की भी उम्र कम थी, वालिद की भी. ही डाइड यंग 50s की एज में. अच्छा. और मेरे दादा की भी. वो हमारे फादर की तरफ से हमारी जेनेटिक इतनी लंबी लाइफ नहीं है लेकिन अच्छा. अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक मैं सलामत हूँ. सही. तो एस सुलेमान साहब की डेथ कौन से सन में हुई? सुलेमान भाई की तो अभी 2-3 साल पहले हुई है. जी. तो उनकी एज क्या थी उस वक्त? उनकी थी उस वक्त वाज अबाउट 80. और उनकी कब्र कहाँ है? उनकी कब्र है डिफेंस में, फेज 6 में. अच्छा. मंसूर भाई, ये बताएं कि आपके ताल्लुक कैसा था आपका ये संतोष साहब के साथ?
संतोष भाई, दर्पण भाई, सुलेमान भाई, सबके साथ ऐसा ताल्लुक़ था कि वो भाई से ज़्यादा बाप की जगह थे, लेकिन संतोष भाई तो असल में बाप की जगह थे, क्योंकि मैं 11 साल का था जब वालिद की डेथ हुई। हाँ। तो उसके बाद फिर भैया ने ऐसे ही पाला जैसे अपने बेटे को। मुझे बड़ा बेटा कहते थे हमेशा, अच्छा। और अपने बच्चों से पहले मेरी प्रेफरेंस होती थी, मगर घर में बच्चों पे कंट्रोल भी मैं ही करता था। मुझे कहते हो ये देखो यार वो नंगे पैर फिर रहा है, मोहसिन उसको थोड़ा डांट। मैं कहता भाई ना आप कुछ नहीं कहते, मुझे आगे करते, मेरे ताल्लुका ख़राब कराते। नहीं तेरा रोब होना चाहिए, तू बड़ा है, तू नहीं संभाल रहा है इनको। तो आज भी अल्लाह का शुक्र है संभाल ही रहा हूँ उनको, उनकी दी हुई ट्रेनिंग। अच्छा, संतोष कुमार साहब पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार थे। ये बताएं कि घर में भी वो एक सुपरस्टार थे क्या? घर में कैसा रवैया था? घर में देखें, उनका भाई ने सारी उम्र 5 घंटे काम किया फिल्म के लिए। अच्छा। 2 से 7। अच्छा। उसके बाद उनको उस ज़माने में लाख 2-2 लाख की ऑफ़र होती थी, जब आर्टिस्ट 10-15 हज़ार लेते थे। अच्छा। कि यार 1 महीने की फिल्म मुका दे शाह जी। मैंने कहा नो सॉरी, मैंने 5 घंटे काम करना है। हाँ। शाम 7 बजे उनका फैमिली टाइम। अच्छा। या उनके पर्सनल दोस्त, सही। जिस तरह वो जैदी साहब होते थे, डीसी होते थे, जो शायर भी थे, वो आ जाते थे। सैफ साहब आ जाते थे। इंटेलेक्चुअल्स आने, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करनी है उन्होंने। अच्छा। तो वो फिल्म वालों को सिर्फ 5 घंटे काम, उसके बाद अपने बच्चे और अपने दोस्त, पर्सनल फ्रेंड्स के साथ टाइम होना। अच्छा। घर में कोई चक्कर ही नहीं था कि फिल्म का डिस्कशन हो रही है या कोई ऐसा कुछ नहीं थी। एक तो वैसे भी हमारे वालिद की ज़िंदगी में भी हमारा बड़ा कंजर्वेटिव हमारा माहौल था। मगरिब के बाद बाहर नहीं घर से निकल सकते, अच्छा। ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, बगैर पर्दे के मेरी बहनें या भावज भी नहीं निकलती थी बाहर। सही। तो वो उस माहौल से फिर हम, उसकी वजह से शायद हम काफ़ी गलत कामों से बचे रहे। वाह। अच्छा, अब संतोष साहब की पहली बेगम जमीला थी, तो उनके साथ आपके कैसे मरासिम थे? माँ बेटे जैसा। अच्छा। सारी भाभियों के साथ, सबिया भाभी, नैयर भाभी, क्योंकि हमें सिखाए हमारी माँ ने ये था कि बेटे भाभी जो और माँ में कोई फ़र्क नहीं होता, या बहन में कोई, बहन और माँ भावा जैसा। इस तरह आज भी मैं अपने दोस्तों की अगर बीवियों को भाभी कहता हूँ तो बिल्कुल ज़हन में ये होता है बहन है मेरी। अच्छा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की तरबियत हुई है उसमें एहतराम औरतों का भी और बुज़ुर्गों का भी ये सिखाया। हम अपने नौकर को भी नाम लेके नहीं बुला सकते थे। अच्छा। चाहे साहब कह के बुलाना है या भाई कह के बुलाना है। आज भी मेरे बच्चे भी नौकरों को भाई कह के बुलाते हैं। तो वो कोई हमारे ज़हनों में वो बाप ने वो खनास ही नहीं आया दिया कि तुम सुपरस्टार के भाई हो तो सुपरस्टार की फैमिली है। नथिंग ऑफ द सॉर्ट। हम तो मुलाजिम को भी इज़्ज़त देनी पड़ती थी। तो इसलिए आपने लोगों ने जिन्होंने मिले भाईजान को, उनमें कभी भी ये एटीट्यूड नहीं था कि मैं कोई सुपरस्टार। बस वेरी हम्बल, हर एक से प्यार से मिलना है, हर एक से पोलाइटली बात करनी है, कोई एरोगेंस वाला चक्कर ही कोई नहीं आने दिया। वो हमारी बाप की ट्रेनिंग ऐसी थी कि तुम्हारे में और दूसरे में क्या फ़र्क है। अगर अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी है या शोहरत दी है तो दैट्स इट। उसके बाद तुम्हें और दूसरे में क्या, तुम्हारे मुलाजिम में क्या फ़र्क है, तुम उसका नाम लेके कैसे बुला सकते हो। वाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपब्रिंगिंग्स थी। तो आज हमारे बच्चे भी इज़्ज़त करते हैं अपने नौकरों की भी, बड़ों की भी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जमीला भाभी और सबीहा भाभी के दरमियान, चूंकि ये आम तो दुनियावी वो सोकन का रिश्ता होता है ना, तो इनके दरमियान आपस के ताल्लुकात कैसे थे? बहनों की तरह। अच्छा। हाँ, एक ही घर में रहते रहे। अच्छा। हाँ, उसमें ये था ना, उसमें बहन का कमाल था ना। अच्छा। क्योंकि वो कभी ये वैसे भी बहन क्या थी, आप कभी नेगेटिव, वो कभी किसी की बदखुई नहीं सुनते थे। अच्छा। ना इनकरेज करते थे। अगर एक बीवी ने आगे कुछ बात कर भी दी हल्के से दूसरी बीवी के बारे में, हाँ, तो वो चुप करके सुनते थे और दूसरी को बुला के सामने करा देते कि ये तुम्हारे बारे में ये कह रही थी। अच्छा। उसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उनको बैक बैटिंग करे, आगे वो कन्फ्रंट करा देते थे। अच्छा। अगर मैंने कहा कि मुझे फलाने बहन से या भाई से कोई गिला शिकवा है तो सामने करा देते थे। तो आप कभी जाके अपने बड़े को शिकायत लगाते हैं ना, किसी की बहन भाई की भी या किसी की भी, सही। तो बड़ा सुन के तो आपकी साइड लेने की कोशिश करता है। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं था, वो डिस्करेज करते थे। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि दर्पण भाई
اور संतोष भाई के दरमियान कैसे ताल्लुकात थे, वो भी दोस्त भी थे, भाई भी थे, अच्छा और छोटे भाई अपना भाई बड़े भाई का एहतराम भी बहुत करते अच्छा। थे। हालांकि काफ़ी फ्रैंक थे आपस में, लेकिन विद इन लिमिट्स, अच्छा और डरते भी थे बड़े भाइयों से। अच्छा कोई डांट भी पड़ती थी उनको उनके होता था कि थे भी बहुत खूबसूरत अपने भाई, जी कोई ना कोई अफेयर का सुन लेते थे भाई, तो हाँ। डांट पड़ती थी उनको, अच्छा तो ये क्या बकवास है, ये मैंने सुना है। उन्होंने नहीं भैया ने, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। मतलब मेरे साथ हुआ, मैं फिल्मों में तारिक साहब ले गए मुझे, हाँ तो मैं हालांकि नहीं जा रहा, मैंने कहा मुझे एक्टिंग ही नहीं आती, क्या मैं करा लाँगा। अच्छा खैर उनको मैं भुगतोगे, और वो भुगता उन्होंने। अच्छा तो मैंने उनसे कहा जो मेरे साथ हीरोइन है वो मेरे से एज में भी इतनी बड़ी लगती है, कहते कोई गल नहीं, नूर जाना नहीं काम किया सी असलम परवेज नाल, कोई फर्क नहीं लगा। अच्छा वो खैर जब मैं सेट पे गया तो वो क्या फोटोग्राफर बाबरा बेगम के साथ मेरी तस्वीर उतार दी, उसने मुझे कहा शाही ज़रा क्लोज हो जाओ, मैं हो गया। वो तस्वीर एक मुसव्विर मैगजीन होता था उसमें छप, अच्छा और उस पर लिख दिया स्कैंडल के जिनका तो अफेयर है फलां, जिस तरह लिखते हैं लोग। सही वो भाई ने कहीं पढ़ा है, वो मुझे बुला लिया, मुझे कहते हैं स्टूडियो काम करने जा रहे हो या ये स्कैंडल बाजी के लिए? ये संतोष भाई ने हाँ, आपसे पूछा तो मैंने कहा भाई जी मैं तो कोई ऐसा स्कैंडल नहीं मेरा। अच्छा तो कहते ये तुम्हारी बाबरा के साथ तस्वीर इतना क्लोज क्यों खड़ा हुआ है? हाँ मैंने कहा भाई खड़ा ही हूँ ना पास। उसने मुझे कहा था फोटोग्राफर साथ खड़े हो गए, उसने कहा तुम्हें कहता इसको गोद में उठा लेते। वाह मैं इतना एम्बेरस हूँ, मैंने यानी इंतहाई कंजर्वेटिव हाँ। दूसरी तरफ तो मैंने कहा भाई, कहते ये ऊपर स्कैंडल पूरी लाइन लगी हुई है। मैं कहा भाई गलत है, स्कैंडल बना दिया इन्होंने मेरा। मैंने मुझे कहते मेरा 19 साल में क्यों नहीं स्कैंडल आया? वाह तुम पहले दिन गए हो तुम्हारा स्कैंडल। इफ यू आर वांट टू बिहेव लाइक दिस यू आर नॉट गोइंग टू द स्टूडियोज। वाह काम करना है तो काम के हिसाब से जाओ, ये तस्वीरें और ये अफेयर ना कुछ चलाने चले बैठ जाना हो। मैं कहा फिर हंसी, फिर बस इतने ही चले जाने। फिर इसलिए हमने नमाज़ी शुरू कर दी। वाह तो आपके जो ये सफ़े अव्वल के डायरेक्टर थे एस सुलेमान, जी जी सैयद सुलेमान उनका असल नाम था, और उनका नाम जो छपता था और बैनर्स पे आता था वो एस सुलेमान था। जी। तो वो भी डरते थे ये वो सब बड़े भाई का रोब बड़ा था, हालांकि कुछ भी नहीं कहते थे वो, अच्छा लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आप एक तो वो झूठ नहीं बर्दाश्त करते। आपने अच्छा। कितनी बड़ी गलती की है, आप सच बोलें कुछ तो कुछ नहीं कहेंगे, समझा देंगे, और झूठ बोला और पकड़े गए तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो ठीक ठाक फिर क्लास होती थी। तो सुलेमान सब भयंकर एक्चुअली उनका पर्सनैलिटी थी। वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन एहतराम इतना लोग करते, हम क्या आउटसाइडर्स उनका इतना एहतराम करते थे कि ही न्यू हाउ टू कैरी हिमसेल्फ। वो कोई ना कोई बौगियाँ मारनी है तो ना कोई अपनी एरोगेंस दिखानी है। इंटेलेक्चुअल आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। आप ये बताएं कि संतोष साहब की तालीम क्या थी और कहाँ से वो? संतोष भाई हैदराबाद दक्खन निज़ाम कॉलेज, अच्छा वहाँ से ग्रेजुएट किया था उन्होंने, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज ICS। अच्छा तो उनको बस वो वेकेशंस थी। मेरे फादर के दोस्त थे महबूब साहब और कारदार साहब जो इंडिया के डायरेक्टर थे। तो भाई ने वहाँ से कॉल की कि बाबूजी हमारी छुट्टियाँ हैं, तो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हमें शूटिंग देखनी है, अच्छा तो आप अरेंज करा दें। मेरे फादर ने कॉल की उनको, मेरा बेटा आ रहा है, अच्छा तो उसको ज़रा उसके दोस्त हैं साथ, तो शूटिंग दिखा देना। वहाँ गए तो महबूब साहब ने और कारदार साहब ने कहा कि नथिंग डूइंग, तुम मेरी फिल्म करोगे तो ऐसा बंदा ही कोई नहीं हुआ, इतना खूबसूरत होता इंडिया में नहीं है। आप महबूब साहब कह रहे हैं जिन्हें डायरेक्टर आजम कहते जी, थे, जी, महबूब जी, साहब। जी जी वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अच्छा। भी और कारदार साहब भी। अच्छा तो वो फिर भाईन को उन्होंने जबरदस्ती कर लिया। हालांकि उसके बाद इनको गवर्नमेंट जॉब की भी ऑफर हो गई थी, बट देन ही हैड नो चॉइस, क्योंकि फिल्म में शुरू कर चुके हुए थे काम। तो वालिद साहब ने रेजिस्ट नहीं किया? नहीं वाले साहब, अच्छा वाले साहब ने तो जो रेजिस्ट करना था वो बहन को तो खैर उन्होंने मजबूर कर दिया। मेरे वालिद को महबूब साहब ने कहा था कि नहीं अच्छा। यार करन दे इन्हों काम। हाँ
दर्पण भाई ने बहन को कोई शौक नहीं था, अच्छा। वो और डिफरेंट नेचर के आदमी थे। दर्पण भाई को शौक, इन्होंने अपनी तरफ से वालिद की तरफ से ख़त लिखा महबूब साहब को कि मेरा बेटा आ रहा है, इसको फिल्म में काम कराओ। अच्छा। और बाबूजी को पता ही नहीं, फादर को पता ही नहीं कि इस तरह के। फिर उन्होंने भी फतेह जहांगीर में किया और एक और किसी फिल्म में किया वहाँ। अच्छा। तो आपने देखा होगा बड़े फैन, हालांकि सोल हीरो थे 19 साल, उनकी फिल्में कितनी कम है। बहुत कम, बहुत कम। वो- जैसे अभी आप बता रहे थे कि 5 घंटे उन्होंने दिन में काम करना है। उनको मैंने कहा भाई आप 5 घंटे काम करते हैं तो लोगों का डिस्टर्ब नहीं होता। तो कहते हैं बेटा अगर मैं कॉलेज में भी कई दफ़ा मैं फर्स्ट पीरियड मिस करता था, बट मैं आई वॉज अ टॉपर। सही। तो मैंने कॉलेज में थ्रू आउट टॉप किया है, मैंने ग्रेजुएशन भी टॉप करके की है। मुझे अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी थी कि मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ तो मेरी मेमोरी में निकलता नहीं था। मैं सीन पढ़ के क्या था, शॉर्ट लूँ, टेक भी नहीं कराता था। तो जो आर्टिस्ट कोई और अगर एक काम 12 घंटे में करता है वो 5 घंटे में कंप्लीट करके आया था। मेरे प्रोड्यूसर को मुझसे ये शिकायत थी कि मेरी वजह से उनका कोई काम रुक गया। वाह। और सब चीज़ पहले बता दिया करते थे। और अल्लाह बख्श असलम परवेज़ साहब, उनको अल्लाह नसीब करे, वो कहा करते हैं कि संतोष भाई की फोटोग्राफिक मेमोरी। अच्छा। तो इनके साथ सीन करो तो हम तो रिटेल गाला मर जाते, वो सिर्फ सीन देख के कहते हाँ भी टेक करो। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बड़ी सलाहियत अल्लाह ने दी थी। स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेट खेलनी, जिम खाना खेलते थे। अच्छा। स्विमिंग करते थे। हमारे साथ हम दोस्त टेबल टेनिस घर में खेल रहे होते तो आके हमारे साथ टेबल टेनिस शुरू हुए थे। बैडमिंटन का कोर्ट लगा हुआ था शाम को। फजल महमूद साहब क्रिकेटर जो थे वो, और भाईजान दरबार भाई, असम परवेज़ साहब, अलाउद्दीन साहब शाम को हमारे घर आके बैडमिंटन खेल रहे, क्रिकेट खेलते थे घर में। ही वॉज गुड स्पोर्ट्समैन। अच्छा। और उनकी बड़ी दोस्तियाँ थी। हनीफ मोहम्मद साहब, इम्तियाज़ साहब जो टॉप विकेट कीपर भी थे, इम्तियाज़ अहमद, और अपना फजल महमूद भी खूबसूरत, बड़े गुड लुकिंग थे। हाँ जी, बिल्कुल। प्लेयर्स इनक्लोजर में बहन बैठते थे और वो बैठे होते थे तो लोग ऑटोग्राफ लेने आते तो फजल महमूद साहब दर्पण के ऑटोग्राफ दे देते थे। अच्छा। तो उनकी कलर्ड आइज थी ना, हाँ। तो साथ बैठे दोनों में बड़ी रेमिनेंस भी लगती थी, दोस्ती भी बहुत थी। हाँ। और उस ज़माने में ये होता था कि क्रिकेट बहन क्रेज था और भाईयन दोस्ती थी सारे इनके साथ। हाँ। तो बहन जाके भी प्लेयर्स इनक्लोजर में बैठ के देखते थे उनके साथ। अच्छा। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो भाई ने इम्तियाज़ साहब से कहा कि इम्तियाज़ अगर तू सेंचुरी करेगा ना तो हाँ। आज पायों की पार्टी मैं दूंगा। अच्छा। इम्तियाज़ साहब ने सेंचुरी की। हाँ। और शाम को घर पे आए तो अपने इंग्लिश वाला बैट होता था उस पर बहन को अपनी तरफ से बड़ा लिख के तो सोनियर दिया। अच्छा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने में ये तो आजकल के तो प्लेयर्स को तो मिलियंस और बिलियंस मिल रहे हैं, वो तो उस वक्त तो बेचारे एक किसी ने खाने पे दवा बुला लिया तो उसमें खुश हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए सेंचुरी कर ली उन्होंने पाए खाने के लिए। वाह। मंसूर भाई, ये सैयद मोहतशिम अब्बास ये भी आपके रिलेटिव हैं? ये मेरे ये है ना सैयद मुनव्वर हुसैन, ये मेरे फर्स्ट कज़न थे। मोहतशिम उनका बेटा है। अच्छा। और संतोष भाई का दामाद भी। अच्छा। अच्छा। मेरी भतीजी भी इससे ब्याही हुई थी। हाँ। कज़न से ये दोनों आपस में। अच्छा। और हमारा दामाद भी था ये। अच्छा। और ये उनकी वालदा की खबर है। और आपको और बात है, ये मोहतशिम और हसन निसार की बहुत दोस्ती थी। अच्छा। पुराने दोस्त थे ये। अच्छा। और बेतकल्लुफ़ दोस्त थे। यानी वो रेडी के फ्रेंड? हाँ, रेडी के फ्रेंड कह लो, लेकिन वो रेडी भी। और हसन रात को मोहसिन के घर में ही, उनका मेन रोड पे 12C बहुत बड़ा घर था। अच्छा। तो रात को वही खड़ी करके तो घर जाता था। अच्छा। उसके बाद फिर खैर से अल्लाह ने तरक्की दी, अपना रेस्टोरेंट बना लिया, एक शॉप ले ली, उसको ग्रो किया। उसके बाद अच्छा। ये फिर उसमें आ गए धनक में, माशाल्लाह फिर 400 साल। बिल्कुल। अच्छा मंसूर भाई, ये बताएं कि उनकी फिल्मी दुनिया में दोस्ती किन एक्टर्स के साथ थी, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, संतोष भाई की? भाईयन की दोस्ती लाला सुधीर साहब के साथ थी बहुत ज़्यादा। दोनों लाला सुधीर हालांकि भाईयन से एज में बड़े भी थे। अच्छा। लेकिन वो भाईयन को बहू कहते थे। अच्छा। क्योंकि लाला इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब कोई पढ़े लिखे वाली बात करनी हो कहीं तो फिर भाईयन से कहते यार बहू 10 में की गल करनी है, मैंने सिखा दे ज़रा। अच्छा। इस तरह के एक आपस में दोस्तियाँ थी। असलम परवेज़ साहब अल्लाह बख्शे उनको भी, वो
वो भाईजान का बहुत एहतराम करते, बड़े भाई की तरह समझ। अच्छा। जितने भी जूनियर आर्टिस्ट थे ना या अच्छा। उनके कंटेम्प्रेरीज भी थे, तो बड़े भाईजान को भाई, बड़ा भाई समझते थे, अच्छा। और उसी तरह एहतराम करते थे और मशवरा भाईजान से करना। अच्छा, मोहम्मद अली साहब के कैसे ताल्लुकात थे? मोहम्मद अली भाई, हम तो उनको अली भाई कहते थे। उनके बड़े भाईजान के साथ ऐसे थे जैसे कि बड़ा भाई और छोटा भाई। वो बड़े भाईजान से प्यार भी बहुत करते थे, इज्जत भी बड़ी करते थे, और डांटे भी बड़ी खाते थे। अच्छा। हाँ, वो भी भैया नए नए आए थे, जवान थे, तो ज़रा एग्रेसिव मोड में होते थे अपना। अच्छा। आउटडोर शूटिंग्स में कई दफ़ा वो जनरल पब्लिक के साथ थोड़ा गर्म हो जाते थे या डांट-पट करते थे, या उस पे फिर भाईजान को समझाते थे कि इनकी वजह से तेरी पहचान है, अच्छा। इनको इज्जत दे, ये तुझे देखने आए हैं, तो तू उनको डांट रहा है, इनको पीछे धक्के दिलवा रहा है, डोंट डू दैट। अच्छा। तो अली भाई एक तरह के भाईजान उनके मेंटर थे। अच्छा। 65 की वॉर में अली भाई की शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त तो खैर। हाँ। तो वो सुबह आ जाते थे हमारे घर में, अच्छा। और रात को ब्लैकआउट होता था, तो फिर मॉडर्न में रहते थे अली भाई। हाँ। तो फिर भैया मुझे घर छोड़ा है। अच्छा। तो ब्लैकआउट होता था, उसमें भाईजान और फिर भाईजान के दोस्त होते थे उस वक्त, AIG सैयद कमर रज़ा। अच्छा। तो ये दोनों रात को भैया को ड्रॉप करने जाना। अच्छा। फिर भैया ने कहा मुझे पिस्टल ले दें, लाइसेंस ले दें। अच्छा। तो वो जो उस वक्त थे ये अपना जैदी साहब, बड़े मशहूर जो DC थे, जो शायरी भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसका शेर है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, वो भाई के बड़े ये मुस्तफा जैदी साहब मुझसे क्या कि लाइसेंस ले मैं दिया, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। हाँ। वो शाम को बहन के पास, अच्छा। बहन को खुद भी बड़ी शायरी आती थी, शायरी अच्छा। का शौक है, शायरी करते भी थे। अच्छा। तो फिर उनके उस लेवल पे डिस्कशन इनकी होती नहीं। तो फिर भैया उनको लाइसेंस ले दिया, तो भैया वो पिस्टल बांध के भैया बड़े बहन के, भैया मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ, अच्छा, इस टाइप के। फिर विदो भाई वहीद साहब, हाँ। वो हमारे घर में ही पले हैं, क्योंकि उनके वाले निसार साहब जो थे, जी, निसार मुराद साहब, उनके वो भाई के बहुत दोस्त थे। फिर अच्छा, विदो भाई की, वहीद मुराद साहब की सुलेमान भाई से बहुत दोस्ती थी, बिल्कुल इकट्ठे थे, तो हमारे घर में ही रहते थे आके। फिर इनको भाई ने अपनी फिल्म में साइन किया, दामन में, फिर देवर भाभी में, यहाँ से फिर चल हो गया उनके लिए। अच्छा, आप एक किस्सा भी सुनाते हैं वहीद मुराद साहब का, जब वो जवाल का एक दौर आया तो आपकी वालदा के पास आते थे। हाँ, वो मेरी अम्मी को भी अम्मी कहते थे, वो ये कहते थे अम्मी दुआ करें मेरे लिए। तो अम्मी पान खाती थी, उनसे पान लेके खाते थे। तो अम्मी कह रही थी तू फिल्मों में काम करता, तेरे दांत खराब हो जाएंगे, ये क्या कर रहा है। तो अम्मी से दुआएं कराने, लेकिन वो डिक्लाइन को मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। अच्छा, दैट वाज द मेजर रीज़न। वो उन्होंने मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया डाउनफॉल को। हालांकि सब पे अरूज और जवाल तो सब पे आता है, तो वो बस जब इग्नोर होना शुरू हुए फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। सही, इसलिए डाइड वेरी यंग। अच्छा, तो ये संतोष भाई और सबिया खानम, सबिया भाभी, ये हॉलीवुड भी गए, उसके हवाले से कुछ बताएं हम। हाँ, हॉलीवुड ही गए एक्चुअली। तो शादी के बाद गए हुए थे हनीमून पे, सारा घूमने फिरने, तो हॉलीवुड गए। तो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पर वो बेनहर का जो मेन कैरेक्टर थे, अच्छा, वो भी ठहरे हुए थे वहाँ, उनसे गपशप हुई। भाई की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, उस ज़माने में उनके हेडलाइंस आई अखबारों में, डिबोनेयर फ्रॉम एशिया, पाकिस्तान का नाम नहीं जानते थे लोग। अच्छा, एशिया। फिर बैनर के सेट पे गए तो वहाँ पर चार्ल्टन हेस्टन और जो भी टॉप स्टार्स थी उनके साथ तस्वीरें हैं भाई की, दो खड़े हुए दोनों साथ, तो यू कुड हार्डली फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन देम। तो वाह, पर्सनैलिटी भी ऐसी थी। बिल्कुल सही। बहुत मेहरबानी मंसूर भाई, बहुत आपने वक्त निकाला हमारी कब्र कहानी के लिए। अच्छा किया कि आपने थोड़ा ले लिया इनपुट मेरे से। भट्टी साहब ने तो पता नहीं अपने पास, उन्होंने तो मुझे गायब ही कर दिया था कि चौथा भाई को ही नहीं है, 3 ही भाई गिना दिए और वालिद की खबर गिनवा दी यहाँ पर। लेकिन उनको चाहिए था थोड़ा, जो भी करें, किसी का भी करें आप, बिल्कुल रिसर्च तो प्रॉपर कर लें।
कोई उनके अगर रिलेटिव या क्लोज जो भी दोस्त है कोई है, उसी से बंदा मशवरा कर लेता है, बिल्कुल बिल्कुल, मुंह उठा के चल पड़ते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ओके भैया। सैयद मूसा रजा अलमारूफ संतोष कुमार, पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार। व्यूवर्स, जिन चेहरों को हम पर्दा सीमी पर देखते थे, उन्हें हमसे पर्दा किए और खाक ओढ़े दहाइयाँ गुजर गईं। लोहे मज़ार देख के मैं दंग रह गया, हर एक सर के साथ फ़कत संग रह गया।